Hello students. Today we start the topic fundamental rights. लास्ट ईयर तक जो आपका सिलेबस था उस में और दिस ईयर सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी कट की गई हैं इस बार के सिलेबस में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो एक यूनिट था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिडक्ट की गई हैं, मतलब कम डिडक्ट करके काफ़ी सारे टॉपिक्स को इसमें से हटा दिया और इसके अंदर एक जो नया टॉपिक जुड़ा है वो आपके जुड़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, फर्स्ट इसमें दोनों चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हमें पढ़ना है और फंडामेंटल ड्यूटी भी हमें इसमें पढ़ना है। तो इसके अंदर हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमें अश्योरेंस देता है, हमें एक सेफ्टी देता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई है हमने वो पढ़ी थी। इस यूनिट में आपकी यही चीज़ मेन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड philosophy of constitution है आपके। तो in this topic we learn the fundamental rights. First topic is bill of rights. First question is, what is the meaning of bill of rights? All the democratic countries list the basic human rights in their constitution. It is called bill of rights. मतलब जो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमंस के जो राइट्स होते हैं उनको जो मेंशन करती है दैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ राइट, उसको नेम दिया गया है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो राइट्स लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से। सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स स्टार्ट किए थे या फंडामेंटल राइट्स जो स्टार्ट किए थे वो यूएस ने स्टार्ट किए थे। हमने वहीं से ये चीज़ अडॉप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहीं से ये चीज़ अडॉप्ट की गई है। अब बिल ऑफ राइट prohibits गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर अ रेमेडी इफ राइट्स आर वायलेटेड। मीन्स जो बिल ऑफ राइट है वो हमारी गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है कि हमारे जो सिटीजन्स के जितने भी राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, वो उनको वायलेट नहीं कर सकती। मतलब उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इन राइट्स को एकदम फिनिश कर दिया जाए या एकदम इंस्टेंट इतने चेंजेस लेके आ जाए कि जो कि मतलब सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस तरह ये जो सारे जो गवर्नमेंट को बाउंड करती है वो बाउंड करने का काम कौन कर रहा है? हमारा बिल ऑफ राइट करता है। अब सेकंड हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इंडिया में ये बिल ऑफ राइट की डिमांड किसने करी थी? क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे। तब जो सबसे पहले जो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो जानते थे कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमारे जो इंडिया में लोगों के ऊपर बहुत गलत बिहेव किया लोगों के साथ। लाइक रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हमारे यहाँ काफ़ी मेजर था कि वो लोग मानते थे कि वो फेयर स्किन के हैं, वाइट स्किन है तो दे आर सुपीरियर, एंड जो इंडियंस है दे वो ब्राउन स्किन है तो वो इन्फीरियर है। वो उन्हें एज अ ह्यूमन ट्रीट ही नहीं करते थे, दे ट्रीट लाइक एनिमल्स। उनको ये नहीं रहता था कि इनको प्रॉब्लम्स होती होगी या नहीं। उनके लिए रेशियल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में था, अफ्रीका में भी ये प्रॉब्लम थी। अगर हम लोग देखा जाए तो इसका हम गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर था, इन सब बेसिस पर क्या प्रॉब्लम थी कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जो और जो सिटीजन्स थे, उनको पता था कि जो राइट्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू है। अब नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में इस चीज़ के लिए डिमांड किया था अब बिल ऑफ राइट के लिए।
ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन लोगों ने इस चीज़ के लिए डिमांड किया था कि वो लोग क्या करें, अब एक बिल ऑफ राइट लेके आए ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिल सके, राइट्स मिल सके। उनके साथ में इतने सारे जो प्रॉब्लम्स वो जो फेस कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स फिनिश हो सके, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही उनको रियलाइज़ कराया था कि राइट्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब बहुत, क्योंकि 200 ईयर्स तक यहाँ पर रहे हैं ब्रिटिशर्स। अगर हम देखते हैं तो इन्होंने हर फील्ड में जाके यहाँ से बेनिफिट लिया है। अब वो इकोनॉमिकली हो या अदर बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो उनके रिलीजन को माने। ये एक प्रॉब्लम थी उन लोगों के साथ में। या तो उन्हें कोई ऑफर देकर कि लाइक अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी ना टैक्सेस कम कर देंगे, लाइक ऐसा कोई बेनिफिट देकर उनके रिलीजन को चेंज कराया जाता था। या फिर उनको प्रेशराइज करके, या उनको ये कह के कि अगर इस रिलीजन में रहोगे तो ये सिन है, वो सिन है, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है। उन सब के चलते भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। सेकेंड, कुछ जो ड्रॉबैक्स थे वो हमारी इंडियन सोसाइटी में भी थे, लाइक जो थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनके साथ में यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि यहाँ के लोग खुद उनके साथ में एक डिफरेंस मेंटेन किया करते थे, उनको इन्फीरियर फील कराते थे। तो काफ़ी सारे जो लोग थे जो थे उन लोगों ने विलिंगली इसको एक्सेप्ट किया, उनके रिलीजन को वो विलिंगली एक्सेप्ट करने का रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अश्योर किया था कि अगर ये लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर इसके चलते भी कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर देके, इमोशनल प्रेशर देके, या और कोई मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उन्होंने लोगों के रिलीजन चेंज कराए। और क्या क्या इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट करके कि लोगों को, मतलब जो भी ब्राउन स्किन लोग थे, मतलब जो इंडियंस थे, उनको इन्फीरियर फील कराना, लाइक उन्हें ह्यूमन नहीं मानना, उन्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करना, एनिमल्स की तरह ट्रीट करना। तो कहीं ना कहीं उस टाइम के लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन सब प्रॉब्लम्स का शायद सल्यूशन हो जाए, क्या हमारे जो राइट्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स जो हैं, वो शायद इसका सल्यूशन हो। तब मोतीलाल नेहरू ने डिमांड किया था बिल ऑफ राइट के लिए सबसे पहले। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे लिए कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, हमारे जो मेन जो राइट्स हैं वो 6 राइट्स हैं हमारे पास। अभी हमारे पास जो है वो है, फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने इस चीज़ को कहा गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सोल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस टाइम पे हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या राइट्स मिल रहे हैं, डिटेल में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन मतलब हम लोगों ने जब इसके फंक्शंस देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस, तब हम लोग देख रहे हैं कि जो लॉ है, लॉ के सामने जो भी है, मतलब ह्यूमन कोई भी हो, वो सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, किसी भी तरह का किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, है कि काफ़ी तरह की फ्रीडम्स मिलती है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कुछ अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी मतलब कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, मतलब एजुकेशन रिलेटेड भी राइट है। ये एजुकेशन जो हमारा एजुकेशनल राइट है वो काफ़ी न्यू राइट है हमारा। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन रिलीजन एक्सेप्ट करने पर जो फ्रीडम है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर ये है कि इन सारे राइट्स में से अगर कोई भी राइट अगर वायलेट होता है, या कोई भी आपके इस राइट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट है, कोई और ह्यूमन है, कोई भी व्हाटएवर कोई भी है, तो आप सीधे जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट, मतलब कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में एक पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर डायरेक्टली क्या होता है कि जनरली जो केसेस चलते हैं, अगर कोई भी किसी मतलब केस है, लाइक
कोई मर्डर केस हुआ या कोई चोरी का कोई भी केस हुआ, तो सबसे पहले क्या होता है, केसेस स्टार्ट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में फिर प्रॉब्लम है तो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। बट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दिया आपको एक पावर दी है कि अगर आपके राइट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट वायलेट करे, कोई और ह्यूमन आपके इसको वायलेट करे, तो यू कैन गो डायरेक्टली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। नो, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में, एंड if you are capable, go in directly in supreme court. Okay, that's why B.R. Ambedkar said this right as the soul of the all rights. Okay, अब आता है हमारा फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, जैसे हम थोड़ा सा डिटेल में अब स्टडी करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, टू इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो भी लॉ के सामने जो भी लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इन फ्रंट ऑफ लॉ सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। किसी भी ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लाइक प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इनमें से किसी के बेसिस पर भी इसके अंदर कोई भी वो नहीं होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इन दिस मतलब तुम्हारी जो बुक है उसके अंदर कुछ 2 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस इज स्वदेश कुमार एक पर्सन है, वो किसी विलेज में रहते हैं। वो अपने एक फ्रेंड के साथ में किसी होटल में चाय पीने गए थे, एंड वहाँ पर क्या हुआ कि उनसे और उनके फ्रेंड से कास्ट एंड रिलीजन पूछा गया। आफ्टर दैट उन पर्सन के लिए तो चाय एक अच्छे कप में आई, एंड उनके फ्रेंड के लिए जो चाय थी एक मिट्टी के पॉट में आई, छोटे पॉट में आई थी, ठीक है, या मिट्टी के ग्लास में आई उनके पास, ठीक है। फर्स्ट केस ये था कि इसके अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन किया गया, रिलीजन बेसिस पर और कास्ट बेस पर, कि जो स्वदेश कुमार थे वो जनरल कास्ट से थे, तो उनके लिए जो पॉट यूज़ किया, जो कप यूज़ किया वो अच्छा कप यूज़ किया गया, मतलब, और जो लोअर क्लास के थे या लोअर कैटेगरी के थे उनके लिए क्या किया गया, एक मिट्टी का वो यूज़ किया गया, बर्तन यूज़ किया गया। ओके, एंड एक और इसके अंदर केस है, एक न्यूज़ रीडिंग, मतलब एक न्यूज़ रीडिंग से रिलेटेड एक चैनल है, उस चैनल में एक रूल है, मतलब वहाँ पे क्या है, 14 न्यूज़ रीडर वर्क करते हैं, 14 में से 4 को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करने का रीज़न ये था कि आपकी एज 45 हो चुकी है एंड यू आर फीमेल, दैट्स वाई आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। मेल अगर अब 45 है तो ये प्रॉब्लम, मतलब यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो एज एंड मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ किस बेसिस पर हुआ, जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रॉब्लम है वो उसको फिनिश करता है हमारा कौन सा राइट टू इक्वलिटी। और ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस राइट की इम्पोर्टेंस जानते थे, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं वहाँ उस टाइम पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जो लोअर कास्ट पीपल्स थे उन लोगों को जो अपर क्लास पीपल्स थे वो लोग अच्छा ट्रीट नहीं किया करते थे। जनरली ये कहा जाता है कि जो वो रहता है पब्लिक वेल्स होते थे या पब्लिकली जो चीज़ें, मतलब उनको टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था, उनको पब्लिक वेल्स जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाले जो कॉमन वेल्स होते थे विलेज में उनको यूज़ नहीं करने दिया जाता था। अगर वो रोड पर जा रहे हैं अगर अपर क्लास वाले पीपल्स, तो जो
लोअर क्लास वाले जो पीपल्स हैं उनको उस रोड पर से साइड हुआ होना पड़ता था या उन्हें वो रोड छोड़ना पड़ता था। जो घाट यूज़ होते थे बाहर, मतलब किसी भी होली प्लेस पे, उन घाट पर भी जो लोअर क्लास पीपल है वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। मतलब ऐसे बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हमारी खुद की सोसाइटी में भी था। तो जो राइट टू इक्वलिटी था उसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी उस टाइम पे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी इन सब में डिस्क्रिमिनेशन को फिनिश करना था। क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, हमारी यूनिटी को ब्रेक कर रहा था। ये एक प्रॉब्लम थी कहीं कि जो यहाँ पर जो वो होता था ना, कहते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर रूल्स हमारी यूनिटी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इतने ईयर्स तक रूल कर लिया था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थे और ये सारी चीज़ें हमारी यूनिटी को अफेक्ट कर रही थी। तो राइट टू इक्वलिटी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट वो है, ताकि जो सोसाइटी में जो इक्वलिटी बनी रहे, किसी बेसिस पर लोग वो नहीं हो, मतलब डिवाइड नहीं हो। ये तो ऐसे डिवाइडेशन हमारी सोसाइटी में आज भी है, पर कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट इसको कम करता है। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में भी। ठीक है, कि अगर कोई वैकेंसी है तो उसमें सबको इक्वली ट्रीटेड, मतलब इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस वैकेंसी के लिए। अब इस जो पॉइंट है इस पे हमारे दिमाग में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा रिजर्वेशन। ठीक है, कि जब हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमें बताता है कि जो राइट टू इक्वलिटी हमें बताता है कि जो एम्प्लॉयमेंट के जो वो होने चाहिए चांसेस वो इक्वल होने चाहिए देन रिजर्वेशन। कहीं ना तो रिजर्वेशन तो रॉन्ग है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्मल जिनके पास वो नहीं है रिजर्वेशन, उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो उन्हें देती है। ये एक पॉइंट हमारे माइंड में आता है। तो इसके अंदर ये है कि जो हमारा आर्टिकल 16A है वो हमें बताता है कि जो रिजर्वेशन है वो इसके अंडर नहीं आता, क्योंकि ये जो पॉइंट लिया गया था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये तो राइट टू इक्वलिटी के अंडर लिया गया, पर इसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई क्योंकि उस टाइम पे रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे रिजर्वेशन किया गया था और इसके अंदर मेंशन किया गया था कि जो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो इस राइट को वॉलेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो चीज़ है 16A में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए दिया गया है, क्योंकि उनकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर है। क्योंकि मैंने अभी बताया था तुम्हें कि उस टाइम पे जो था हमारे खुद की सोसाइटी में इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, दैट्स वाई ये अपलिफ्टमेंट के लिए था। ये हमारा इस जो राइट है इसको वॉलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब ये जो अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल फिनिश करना था, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम जा रहे हो और किसी को कह दें कि नहीं जस्ट आप दूर हट जाओ या आप इनको टच नहीं कर सकते, इस तरह का नहीं था। किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी जेंडर का जो भी पर्सन है वो जा सकता है आराम से उस जगह पर। ऐसा नहीं है, मतलब लाइक टेम्पल्स है या पब्लिक प्लेसेस है या कोई होली प्लेस है, इन सब जगहों पर सबको जाने की परमिशन दी गई, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की और अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है इसको फिनिश किया जा सके। और इसको लीगलाइज करने के लिए ही इन्होंने इसको राइट टू इक्वलिटी में मेंशन किया, ताकि लोग इसको, अगर इसको फुलफिल नहीं किया जाता, मतलब इनको नहीं माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पनिश किया जा सके कि अगर वो किसी के साथ अनटचेबल टाइप्स बिहेव करते हैं तो उस चीज़ को पनिशमेंट पे लाया जा सके कि ऐसा नहीं करना। एक वो लेसन होता है अदर के लिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल से मीनिंग है कि पहले क्या होता था कि कोई भी किंग होता था, कोई भी पर्सन होता था, वो कोई सा भी टाइटल अपने नाम के आगे मेंशन करा लेता था, लाइक राजा धीराज एंड
विश्व विजेता, लाइक ऐसे बहुत सारे टाइटल्स थे पहले चल रहे थे, कि ये टाइटल्स चलते थे कि ये कोई भी पर्सन था वो अपने नाम के आगे कोई सा भी टाइटल यूज कर सकता था। तो बाद में क्या किया, राइट टू इक्वलिटी के अंडर उन्होंने इन सब टाइटल्स को बिल्कुल फिनिश कर दिया कि मतलब कोई भी पर्सन किसी भी तरह के टाइटल को नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब क्या है, दैट इज ऑल्सो अ टाइटल ना। बट ये जो टाइटल्स है वो एक डिग्निटी वाले टाइटल्स हैं, ये किसी भी ग्राउंड पर वो नहीं है, ये इनकी क्वालिटी बेसिस पर दिए जाते हैं, ये उनकी वो हम कह सकते हैं जो डिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनको ये चीज़ें दी जाती है। बहुत वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं जिनको ये सारे वो मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं। और ये जो टाइटल होते हैं इनके ग्राउंड्स उनकी क्वालिटीज़ होती है, मतलब उन पर्सन्स की क्वालिटीज़ होती है, उन पर्सन्स की स्पेशलिटी होती है, ना कि कोई कास्ट होती है, ना क्रीड होती है, ना जेंडर होता है, ना कोई रिलीजन बेसिस पर होते हैं, ना कोई लैंग्वेज बेसिस, मतलब इन सब बेसिस पर ये नहीं होती, वो उनकी अपॉर्चुनिटी बेसिस पर, उनके वर्क बेसिस पर, उनके सोशल सर्विसेज के बेसिस पर, इन सब बेसिस पर ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ना कि इन बेसिस पर दिया जाता है कि वो किस कम्युनिटी से है, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर भी लोग टाइटल लेते थे, कि अगर कोई रिच है तो सेठ एंड लाइक वॉट एवर, ऐसे कुछ ज़मींदार टाइप्स ऐसे टाइटल्स ले लिए जाते थे, मतलब वो मेंशन कर लेते थे अपने नाम के आगे कि ज़मींदार ये सो ऑन। नो, मतलब इस तरह के सारे टाइटल्स को इसके अंदर क्या किया गया, बिल्कुल फिनिश कर दिया गया कि ना तो आप टाइटल्स ले सकते हो। अनटचेबिलिटी को फिनिश किया गया और उन इसमें फाइनल किया गया कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड इसके अंदर ये डिसाइड किया कि लॉ के सामने, यस इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ लॉ जो भी लोग हैं वो इक्वल रहेंगे। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, कोई भी कर रहा है, लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, मर्डर अगर किसी ने किया है तो मर्डर का पनिशमेंट अगर 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है तो वो एक लोअर क्लास पीपल के लिए भी वही होगा जो एक अपर क्लास पीपल के लिए होगा। सेम 14 ईयर्स का ही लोअर क्लास के लिए होगा, 14 ईयर्स का ही एक अपर क्लास पीपल के लिए होगा। सिमिलरली अगर किसी मतलब किसी भी तरह के पनिशमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना इकोनॉमिक बेसिस पर, ना रिलीजियस बेसिस पर, मतलब इस तरह से किसी भी बेसिस में ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल है तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं और मेल है तो उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब इन लॉ के सामने, मतलब इन फ्रंट ऑफ लॉ सब इक्वल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा एंड सबको इक्वली प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल ग्रुप को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा रही है, नहीं, सबको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो भी इक्वली दी जाएगी। एंड अगर सबको ट्रीट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ लॉ, वो भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी भी बेसिस पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी राइट टू इक्वलिटी में। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। इसको हम अब आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर मतलब लाइक किसी भी प्लेस को यूज़ करने को लेके है, या फिर हम कहें कि अभी रिसेंट एक केस हुआ था केरल के एक मंदिर को लेके, उसके अंदर फीमेल्स को जाने की परमिशन नहीं थी, तब भी एक बहुत बड़ा एक नेशनल मैटर हुआ था एंड इसके ऊपर बहुत सारे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता। मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि जो अनटचेबिलिटी या इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, मेल है फीमेल है या लोअर क्लास है अपर क्लास है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, खैर राइट टू इक्वलिटी के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी कम हुई है सोसाइटी में, पर कहीं ना कहीं आज भी ये प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम अब कंटिन्यू करेंगे आगे के राइट्स को।